Hello friends, I welcome you all to IES Ment. Today we are going to start a new chapter by the name of National Income Accounting. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन में ये है कि नेशनल इनकम होती क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑफ द होल कंट्री। सिंपल सा मतलब है कि पूरे कंट्री की इनकम क्या है। अब पूरे कंट्री की इनकम से क्या मतलब है हमारा, देखो कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, प्रोडक्शन इन द सेंस कि जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली ये टाइम कितना होता है, 1 ईयर का होता है, ठीक है, कि 1 साल के अंदर उस देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू क्यों लेते हैं, वाई मॉनेटरी वैल्यू। देखो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हमें मेजर करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज ने पूरे कंट्री में कितनी प्रोड्यूस हुई, तो अगर हम इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंट द इनकम। एंड मोर ओवर वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम। इनकम मीन्स in monetary values. So whatever the goods and services are being produced in the country, that has to be counted in their monetary value. भाई अगर ये पता चलेगा कि कितने रुपए का माल बना तो उसी से तो इनकम आएगी ना। अब आप कहोगे कि सिर्फ माल बनने से इनकम कैसी होती है, हाँ इसीलिए इसके 2-3 मेथड्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ इतना समझ लो कि नेशनल इनकम मीन्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम मेजर्स द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, इट मेजर्स द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, कि उस कंट्री के पास कितना पैसा है, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम को मेजर कैसे कैसे किया जाता है। टू मेजर द नेशनल इनकम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स विद इन दिस चैप्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी हम सिर्फ इनके बारे में हल्का फुल्का जानेंगे, इनको डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जीडीपी मींस टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। मतलब एक कंट्री के बॉर्डर में, दिस इज द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, इस कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। अब गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर, ठीक है। अब जैसे स्टील प्रोड्यूस हुआ तो स्टील तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा ना भाई। आप और हम स्टील का क्या करेंगे, रॉ स्टील का, जब तक उस स्टील का कुछ बना ना दिया गया हो, कोई फाइनल प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स, फॉर एग्जांपल्स ऑटोमोबाइल, ठीक है। स्टील का जब तक कोई फाइनल आउटपुट, कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना दिया गया, तब तक वो कंज्यूमर के काम का नहीं है। कंज्यूमर के काम का क्या है, जब उस स्टील का फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब सिर्फ स्टील है जिसका कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, उसको कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, तो उसको हम यहां पे काउंट नहीं करते।
हम किसको काउंट करते हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बात जीएनपी की। देखिए, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में क्या होता है कि एक कंट्री है, उस कंट्री के जितने भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट इन द सेंस कि उस कंट्री की जितने भी लोगों के पास नेशनैलिटी है, फिर वो दुनिया में कहीं भी बैठे हो, चाहे चाहे वो इंडिया के, चाहे वो उस कंट्री के अंदर बैठे हो, चाहे वो उस कंट्री से कहीं भी बाहर किसी दूसरे कंट्री में बैठे हो, वो लोग जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उसकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको हम काउंट करते हैं जीएनपी के अंदर। ठीक है, जीएनपी में हम सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं। इन जीडीपी, जीडीपी के अंदर हम उस एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनको काउंट करते हैं, नो मैटर उनको किसने प्रोड्यूस किया, वेदर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वर द रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री और नॉट, दैट डजंट मैटर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। नेक्स्ट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। द वर्ड इज नेट, नेट, और वहां पे वर्ड था ग्रॉस। अब ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस और नेट में डिफरेंस ये है कि ग्रॉस के अंदर तो हमने ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स को काउंट कर लिया, लेकिन जैसे ही बात आती है नेट की, तो नेट के अंदर हम क्या करते हैं कि उस ग्रॉस में से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल प्रोड्यूस हुए, आउट ऑफ दैट हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन इन द सेंस कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, वो आज बना, मान लीजिए आज वो 100 रुपए का बना। इफ टुडे द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ₹100, नाउ लेट सपोज आफ्टर 1 year it will not remain the same, there is some depreciation in its value। मान लीजिए कि अगले साल वो 90 रुपए का हो गया, ठीक है, 10 रुपए उसकी कीमत कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन हुआ अमाउंट का। अब वो डेप्रिसिएशन क्या कुछ भी कारण हो सकते हैं, मे बी वीर एंड टीयर हो सकता है, मे बी आउटडेटेड होना हो सकता है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम एनएनपी के अंदर जो हमारी जीएनपी थी, जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके एनएनपी निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगला आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर भी यही सेम सिस्टम होता है कि जीडीपी में से हम क्या माइनस करते हैं। अब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन किन चीज की? उनकी जिनको जीडीपी में इंक्लूड किया गया था, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको जीडीपी में इंक्लूड किया गया था, उनकी डेप्रिसिएशन जीडीपी में माइनस होगी तो एनडीपी बन जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी वाले प्रोडक्ट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, उनके अंदर से उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो वो बन जाएगी एनएनपी। ठीक है, ये तो हो गए 4 पैरामीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है वो आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मींस उस कंट्री के जो लोग हैं, एक साल में उन्होंने कितनी पर्सनल इनकम अर्न करी। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि जो गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंशन फंड हो गया, पेंशन फंड में जैसे गवर्नमेंट ने सपोज पेंशन में किसी को कोई पेंशन दी, वो इस चीज में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इनकम नहीं है। इनकम क्या होती है? इनकम होती है किसी चीज के अगेंस्ट में प्रॉफिट कमाया गया। मतलब इनकम इज समथिंग विच वी गेट इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग, इट कैन बी गुड्स एज वेल, इट कैन बी सर्विसेज एज वेल, वट एवर वी आर एक्सचेंजिंग इन द इकोनॉमी, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो होती है इनकम। जो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन फंड है, पेंशन फंड में द पर्सन इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। नाउ
टू द जीडीपी, टू द जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी वट, ठीक है। मतलब ये कि यहां पे वो कुछ भी एक्सचेंज में नहीं दे रही हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो उनकी इनकम भी नहीं है, और अगर इनकम नहीं है तो फिर उसको पर्सनल इनकम में काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर्सनल इनकम क्या होगी? कोई भी ऐसा कमाया गया पैसा जिसके बदले में हमने या तो कोई गुड या सर्विस एक्सचेंज किया, ठीक है ना, वो पर्सनल इनकम होती है। फिर इसके बाद आती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है? देखो, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है कि जो हमने इनकम कमा ली, अब उस इनकम में से कुछ हमारा टैक्स कटेगा, वो जो टैक्स कटेगा उस टैक्स को हटाने के बाद जो लास्ट में जो हमारे पास अमाउंट बचेगी, यानी कि द अमाउंट विच कैन बी डिस्पोज्ड इज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इनकम माइनस टैक्स इज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको आउटपुट मेथड भी बोला जाता है। अब ये प्रोडक्शन मेथड में क्या है? मतलब उस कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, अब वो ऑल सेक्टर्स जितने भी, ठीक है, किसी भी सेक्टर के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए होंगे, उनकी मॉनिटरी वैल्यू, उनकी कीमत इज प्रोडक्शन मेथड। उन सबको हम मेजर करते हैं और फिर जो अमाउंट निकल के आती है वो होती है प्रोडक्शन मेथड, राइट। नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब ये होता है कि हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। कौन कौन से? वेजेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। ये हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। और हमने ये भी देखा था कि जब उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है, और वो पैसा फिर इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पे हम इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, नेशनल इनकम का मतलब कुछ भी हो सकता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पीआई, डीपीआई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जितनी इनकम कमाई उसको काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का यह मतलब है कि उस कंट्री में जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, यानी जितना भी उस कंट्री ने पैसा खर्च किया है, उसको काउंट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड आता है? देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि द एक्सपेंडिचर विच वी यूज्ड टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Investment expenditure is something which is spended today by hoping that it will give us returns in future. It will give us income in future. That is called investment expenditure. Next is expenditure done by the government of that country. ठीक है. Last is net exports. Net exports means एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करती है। इट विल हेल्प इन
economic planning, forms the basis of policy making and assessing developmental progress, right? Next is standard of living assessment. By counting national income, we come to know that what is the standard of living in that country. Next is that it is used to do international comparisons. International comparisons in the sense कि where that country is standing against the other countries in the world. ठीक है. Next is resource allocation. When we will know what is the national income, when we will know कि what is the contribution of which sector, then definitely we can allocate our resources accordingly. Wherever it is needed more, we can allocate more resources to that thing. Wherever it is required less, the sector is doing very good, we can divert some resources to the sectors which are not performing good, so that they can also perform good, right? तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है. इसके बाद challenges. Now, if these are things, so definitely there will be some challenges as well. So let's see what are those challenges in measuring the national income, right? First is informal economy. देखिए, जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी तरह क्या होती है, वो पूरी की पूरी तरह अकाउंट होती है. Whatever the formal economy is, that is accounted. The economy that is not accounted is informal economy. Now, in countries, informal economy also exists, and it becomes very much difficult to measure the informal economy. So what we can say is that whatever the national income we have calculated is not up to the mark. Why? Because the informal economy is not counted within that thing, or may be counted very less. ठीक. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी को मेजर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. फिर इसके बाद सेकंड आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस. वो ट्रांजैक्शंस जो मार्केट में होती ही नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हाउस होल्ड वर्क्स हो गए. हाउस होल्ड वर्क में हमने किसको क्या पैसा दिया, किससे क्या लिया, ये अकाउंट ही नहीं होता कहीं पे, तो वो चीज भी रह जाती है नेशनल इनकम में आने से. फिर इसके बाद नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन इश्यूज, कि इतना सारा डेटा कैसे कलेक्ट होगा. और नेक्स्ट इज प्राइस लेवल चेंजेस, कि प्राइस लेवल जो चेंज होता रहता है उसको भी अकाउंट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस हैं विच अफेक्ट द काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इनकम. GDP includes net income from abroad. GDP includes net income from abroad. This becomes true for GNP, not for GDP. Next is NNP accounts for depreciation. Yes. Gross means no depreciation, and net means depreciation. बस सिंपल इतना याद रखना, ग्रॉस का मतलब उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती, और जहां नेट लग गया, नेट मतलब वहां डेप्रिसिएशन को हटा देंगे उसमें से. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज पर्सनल इनकम आफ्टर टैक्सेस. यस, पर्सनल इनकम इज इनकम, and disposable personal income is personal income minus taxes. So our answer is 2 and 3. ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब देखते हैं कि यहां से आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं.
एक क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस कर लिया। लेट्स सी इसके अलावा बाकी और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यहां से। डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वेरी ऑब्वियस। मेथड्स ऑफ मेजरिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल इनकम या डीपीआई, challenges and limitations, impact of informal economy on national income estimates, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहे हैं जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। रोल ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम इंडिकेटर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, बाकी कंट्रीज की जो जीडीपी है उनके ऊपर एक कंपैरिजन के ऊपर भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। मे बी द क्वेश्चन कैन नॉट, ऐसा हो सकता है कि शायद क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो वो पूछ ही सकते हैं ना, है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ऑन रियल एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। अब ये भी क्या होती हैं, इनको भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स टू नेशनल इनकम, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स का नेशनल इनकम में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। भाई एग्रीकल्चर का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, सर्विसेज का क्या है। फिर इसके अंदर पूछ सकते हैं कि कितनी कितनी वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व है। भाई फिर इसके ऊपर एनालिसिस पूछ सकते हैं कि इसका कम क्यों है, इसका कम क्यों है, इसका इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग असेसमेंट्स, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, नेशनल इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, सपोज नेशनल इनकम इज 100 and the population is also 100, so what would be the per capita income? पर कैपिटा इनकम मीन्स उस कंट्री में नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है उसको पर कैपिटा इनकम होती है। अब पर कैपिटा इनकम आ गई 1 रुपी। इट मीन्स जनरली ये शो करता है कि उस कंट्री का हर आदमी 1 रुपये कमा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो 90 रुपये कमा रहे हैं और 90 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10 रुपये कमा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तब भी नेशनल इनकम तो 100 ही बनेगी ना, और पर कैपिटा इनकम भी 1 ही बनेगी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमें पता चलेगा कि उस कंट्री के अंदर जो 100 पीपल हैं, वट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग। ठीक है, तो ये इनमें मिसमैच भी आ सकता है, जो कि जनरली होता ही है। तो ये एक रिलेशनशिप होती है इसके अंदर। ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है वट एवर द नेशनल इनकम डेटा इज शोइंग टू अस इज ऑलवेज appreciating the standard of living. Rather, standard of living can be lesser than the national income, right? तो ये एक रिलेशनशिप होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।